दोस्तों हम लोग जो है दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश को पढ़ चुके हैं। आज पढ़ेंगे यहाँ पर खिलजी वंश। खिलजी वंश का शासन 1290 से लेकर 1320 तक चला था और दिल्ली सल्तनत के वंशों में सबसे कम समय तक शासन किया था। कितने? 30 वर्षों तक शासन किया था। उससे जो संस्थापक है जलालुद्दीन खिलजी हैं। तो आइए जलालुद्दीन खिलजी के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है यूपी पीसीएस प्री के लिए, और भी जितने भी स्टेट एग्जामिनेशन है सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। और बहुत ही मैं एक शॉर्टकट में इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बहुत ही बिल्कुल शॉर्टकट में, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाके बिल्कुल शॉर्टकट में इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए 1290 से लेकर 1296 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया है और 70 वर्ष की अवस्था में, ध्यान रखना है जलालुद्दीन खिलजी 70 वर्ष की अवस्था में सुल्तान बनने वाला पहला व्यक्ति है। और इसकी उपाधि जो थी शाइस्ता खां की उपाधि थी। शाइस्ता खां की उपाधि किसने दिया था? कैकूबाद ने दिया था। इसका राज्यारोहण कहाँ हुआ था? किलोखरी महल में हुआ था। और इसके समय में जो देवगिरी का शासक था वो रामचंद्र देव था। कौन था? रामचंद्र देव था। इसका इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है। और 1290 ईस्वी में कड़ा मानिकपुर के सूबेदार मलिक छज्जू ने विद्रोह कर दिया। मलिक छज्जू जब विद्रोह कर दिया उसके बाद मुगीसुद्दीन की उपाधि धारण कर लिया। मलिक छज्जू ने मुगीसुद्दीन की उपाधि धारण कर लिया और अपने नाम का सिक्का चलवाया। भाई इससे जलालुद्दीन नाराज हो गया। जब नाराज हो गया तो उसने बोला चलो ठीक है हम तुमको सबक सिखाते हैं। तो फिर निकल गया इसको युद्ध में हराने के लिए। जलालुद्दीन निकल गया। जब जलालुद्दीन पहुंच गया इसको हराने के लिए तो इसको पराजित कर दिया। जब पराजित कर दिया तो कड़ा मानिकपुर में सवाल ये हो जाता है, पराजित करके इसको मार दिया था। उसके बाद सवाल ये उठता है कि कड़ा मानिकपुर का सूबेदार कौन बनेगा। तो फिर इसने क्या किया? अपने भतीजे को अलाउद्दीन खिलजी को सूबेदार बना दिया। और यह पहला शासक था जिसने विरोधियों को संतुष्ट करने का प्रयास किया है। यानी बहुत उदार और नरम दल का। 70 वर्ष की अवस्था में उसने क्या रहेगा? उदार नरम दल तो रहेगा ही। ठीक। उसके बाद इसने बहुत अच्छा काम किया था। क्या काम किया? जैसे ठगों का दमन किया था। अब जो ठग लोग थे उनका क्या कर दिया? दमन कर दिया। चोर व ठग के विषय में जलालुद्दीन अपने उदार नीति का ही परिचय दिया। जैसे चोरी हो गई, लूटमार हो गया, ठीक, डकैती, हत्या करने वाले लगभग 1000 ठग दिल्ली में पकड़े गए थे उस समय। सुल्तान ने दंडित नहीं किया बल्कि एक नाव बैठाकर बंगाल की ओर कर दिया, रवाना कर दिया। तो इसने हत्या नहीं किया बल्कि क्या कर दिया? बंगाल के लिए रवाना कर दिया। फिर उसके बाद सिद्दी मौला की हत्या कर। सिद्दी मौला, दरअसल सिद्दी मौला के विषय में जलालुद्दीन को उदारनीति में बहुत बड़ा परिवर्तन है। क्यों? क्योंकि इनके मामले में जलालुद्दीन को उदारनीति काम नहीं किया। क्यों? सुल्तान जिसने विद्रोहियों, गद्दारों और ठगों को क्षमा कर दिया था उस शांति के पुजारी की हत्या के लिए उत्तरदायी बनना जिसे अपराध साबित ना हो सका। सिद्दी मौला ये जो है ईरान से आया हुआ एक संत था। क्या है? ये ईरान से आया हुआ एक संत था और वह अजोधन शेख, क्या है? अजोधन शेख फरीदुद्दीन गज शंकर का अनुयायी था। अजोधन शेख फरीदुद्दीन गज शंकर का अनुयायी था। बलबन के शासनकाल में ही वह दिल्ली में बस गया था और एक विशाल खानकाह चलाता था जिसमें प्रतिदिन हजारों भूखे लोग थे वो खाना खाते थे। सिद्दी मौला के प्रभाव से आकर्षित होकर अनेक अमीर और अधिकारी खानकाह में जाने लगे और वहाँ राजनीतिक चर्चाएं भी होने लगी। ऐसी भी सुल्तान का पुत्र शहजादा खान खाना भी सिद्दी मौला का अनुयायी था। सिद्दी मौला पर यह आरोप था कि 2 हिंदू अधिकारियों हथिया पायक और निरंजन कोतवाल ने सुल्तान की हत्या करने के लिए सिद्दी मौला को सुल्तान बनाने का षड्यंत्र किया। यह सूचना सुल्तान को मिल गई। जब सुल्तान को मिल गई तो हथिया पायक को और निरंजन कोतवाल को मृत्युदंड दे दिया और उसके बाद सिद्दी मौला को हाथियों से कुचलवा दिया। ये चीज़ इनके था। उसके बाद मंगोल आक्रमण आ गया। मंगोल आक्रमण 1292 अब्दुल्ला के नेतृत्व में हुआ था। यानी कि जो मंगोल आक्रमण का नेतृत्व करता था वो अब्दुल्ला के नेतृत्व में था। मंगोलों से सुरक्षा के लिए जलालुद्दीन ने सुनाम, दीपालपुर और मुल्तान सीमा पर अरकली खां को नियुक्त किया था। किसको? अरकली खां को नियुक्त किया था। कहाँ कहाँ पे नियुक्त किया था? सुनाम, दीपालपुर और मुल्तान सीमा पर अरकली खां को नियुक्त किया। जलालुद्दीन के समय में अब्दुल्ला के नेतृत्व में 1292 ईस्वी में, कब? 1292 ईस्वी में मंगोल का आक्रमण हुआ, लेकिन मंगोल पराजित हो गए। और अब्दुल्ला ने क्या काम किया? अब्दुल्ला और फिर जलालुद्दीन के साथ में मैत्रीपूर्ण संबंध हो गए और जिससे जलालुद्दीन ने अपना पुत्र कहा और मंगोलों ने पुनः युद्ध न करने का, वापस जाने का निर्णय लिया। जलालुद्दीन क्या कर दिया? जलालुद्दीन ने अब्दुल्ला को अपना पुत्र मान लिया और पुत्र मानने के बाद कहा कि भाई अब तुम जो है यहाँ पर दिल्ली में यानी कि सुल्तान पर आक्रमण नहीं करोगे। फिर उसके बाद वो वापस चला गया। लेकिन कुछ समय बाद हलाकू के जो पौत्र उलूग ने आक्रमण कर दिया। वो भी मंगोल थे। फिर उलूग ने आक्रमण कर दिया।
बाद में उलूग खान ने अपने 4000 समर्थकों के साथ इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लिया और भारत में ही रहने का निश्चय किया। सुल्तानों ने भारत में रुकने की अनुमति प्रदान कर दी और मंगोलों को रहने के स्थान दिया, भत्ता दिया और राजकीय पद भी दिए। सुल्तान ने अपनी एक पुत्री का विवाह भी उलूग खां के साथ कर दिया और यही जो मंगोल थे बाद में नवीन मुसलमान कहलाए और वह स्थल आज भी दिल्ली में मंगोलपुरी के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, मंगोलपुरी के नाम से प्रसिद्ध है। और उसके बाद जो जलालुद्दीन खिलजी थे उनके कुछ अभियान भी थे, जैसे अभियान, जैसे रणथंभौर का अभियान था। तो रणथंभौर जाहिर सी बात है कि ये राजस्थान में है और 1290 ईस्वी में इसने रणथंभौर का अभियान किया था जलालुद्दीन खिलजी, और इधर रणथंभौर के हम्मीरदेव थे। तो जलालुद्दीन खिलजी और जो हम्मीरदेव थे उनके बीच में युद्ध नहीं हुआ था। क्यों नहीं हुआ था? दरअसल यह एक पहाड़ी दुर्ग था जो अरावली से घिरा पड़ा था और तत्कालीन समय में यहाँ जो शासक थे वो हम्मीरदेव थे और उनके नेतृत्व में राजपूत चौहान अत्यधिक शक्तिशाली हो गए थे। वह सभी दिशाओं में अपना विस्तार कर रहे थे, दिल्ली को भी चुनौती देने लगे थे, इसलिए सुल्तान को रणथंभौर पर आक्रमण करना आवश्यक हो गया था। तो 1290 ईस्वी में जलालुद्दीन खिलजी कूच कर गए थे, रणथंभौर की ओर बढ़ चुके थे और मार्गमेन में झायन के दुर्ग को जीता और मंदिरों को नष्ट कर दिया। झायन के दुर्ग को जीत लिया था और फिर वहाँ के जो मंदिर थे उनको नष्ट भी कर दिया था और उसके बाद वह रणथंभौर पहुंचे। लेकिन दुर्ग की सुदृढ़ स्थिति देखकर, यानी कि इतनी मजबूत दुर्ग थी, उसकी स्थिति देखकर उसने जीतने की इच्छा छोड़ दिया और उसने कहा कि वह एक मुसलमान के एक बाल को भी ऐसे 10 किलो की तुलना में अधिक महत्व देता है। इस प्रकार वह रणथंभौर को बिना जीते ही 1291 में वापस हो गया और 1292 में जब लौट रहा था तो 1292 में मंदौर पर आक्रमण कर दिल्ली में इसको मिला लिया। आगे चलकर इसने भिलसा अभियान किया। भिलसा अभियान 1292 में किया। जलालुद्दीन की मंदसौर अधिकार करने के बाद 1292 में सुल्तान ने अलाउद्दीन सुल्तान से अनुमति लेकर मालवा स्थित भिलसा पर आक्रमण कर दिया। यानी कि भिलसा पर आक्रमण कौन कर दिया? अलाउद्दीन खिलजी ने भिलसा पर आक्रमण कर दिया। किससे? सुल्तान से अनुमति लेने के बाद वहाँ पर धन लूट लिया, अपार धन लूटा और उसके बाद सुल्तान के पास भेज दिया और उसकी सफलता से खुश होकर सुल्तान ने मानीपुर के साथ साथ अवध का भी सूबेदार बना दिया। तो ध्यान रखना है कि भिलसा अभियान के बाद अवध का सूबेदार भी अलाउद्दीन खिलजी को बना दिया गया था और भिलसा अभियान के दौरान ही अलाउद्दीन ने दक्षिण के देवगिरी राज्य की शक्ति और वैभव के बारे में सुन चुका था और इस कारण वह आक्रमण करने के लिए उस पर लालायित हो चुका था। फिर उसके बाद देवगिरी अभियान करता है 1296 ईस्वी में। इसमें क्या होता है? इसमें जो है 1296 में जो देवगिरी अभियान होता है इसमें अलाउद्दीन खिलजी और रामचंद्र देव होते हैं। रामचंद्र देव पराजित हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी इसने जो है जब भिलसा अभियान था तो उसी समय ये सुन चुका था कि जो देवगिरी है वो काफ़ी धन दौलत वाले हैं स्टेट है, उसके बाद उनकी जो वैभव और शक्ति के बारे में सुन चुका था, तो वो युद्ध करने के लिए पूरी तरह से लालायित हो चुका था। ठीक है, तो जब लालायित हो चुका था तो फिर निकल चला। तो इस तरह अगर देखा जाए तो मुसलमानों का दक्षिण भारत पर पहला आक्रमण जलालुद्दीन खिलजी के समय में देवगिरी के शासक रामचंद्र देव पर अलाउद्दीन खिलजी के नेतृत्व में हुआ था और 1296 में देवगिरी पर आक्रमण हो गया। दक्षिण भारत को जीतने वाला पहला शासक भी अलाउद्दीन खिलजी था। कौन था? अलाउद्दीन खिलजी था। हालांकि दक्षिण भारत को उसकी विजित करने का लक्ष्य साम्राज्य का विस्तार करना नहीं था, बल्कि धन की लालसा था, क्योंकि ऑलरेडी वो सुन चुका था। तो धन को इकट्ठा या धन को प्राप्त करने की लालसा से वो जो है उस पर हमला किया, देवगिरी पर हमला किया था। देवगिरी का राज दक्षिण भारत में बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली था और संपन्न राज था। यहाँ का शासक रामचंद्र देव एक योग्य थे, साहसी राजा भी थे। उसने मालवा और मैसूर के राज्यों को जीत कर न केवल अपनी राज सीमा का विस्तार किया था, बल्कि व्यापार कृषि की उन्नति पर देवगिरी राज को संपन्न और वैभवपूर्ण बना दिया था। हालांकि अलाउद्दीन मलिक अलाउल मुल्क को कड़ा में अपना प्रतिनिधि नियुक्त कर चंदेरी और भिलसा होते हुए देवगिरी की उत्तरी सीमा पर स्थित एलिचपुर पहुंच चुका था। मार्ग उसने यह अफवाह फैला दी कि वह अपने चाचा से अप्रसन्न है और तेलंगाना राज्य में नौकरी करने की आशा से आ रहा है। इस कारण से किसी ने उसका विरोध नहीं किया। देवगिरी से कुछ मील की दूरी पर लसूड़ा के दर्रे में वहां के सरदार कान्हा ने अलाउद्दीन का मार्ग रोक दिया, किंतु वह पराजित हो गया, यानी उसको हरा देता है। देवगिरी पहुंचकर अलाउद्दीन ने अचानक उस पर आक्रमण कर दिया और सहसा आक्रमण से रामचंद्र देव चकित हो गए। उसने किले के फाटक बंद कर अपनी सुरक्षा का प्रबंध किया, लेकिन जो खान पान था, जो रसद विभाग था, उसकी
आपूर्ति उचित ढंग से ना हो पाने से आत्मसमर्पण करने के लिए विवश हो गया। अलाउद्दीन ने यह भी अफवाह फैला दी कि उसकी सेना दिल्ली से आने वाली 20,000 की मुख्य सेना का अग्रगामी भाग है। यह सुनकर रामचंद्र देव संधि करने के तैयार हो गए। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि झूठ बोलकर इसने क्या काम कर दिया, इसने बोला झूठ बोलकर ही इसने देवगिरी पर चढ़ाई कर दिया। ठीक, तो जब संधि हो गई तो रामचंद्र देव का पुत्र शंकर देव जो किसी अभियान पर गया था और राजधानी की विपत्ति सुनकर भाई देवगिरी पहुंचा और फिर अपने पिता की सन के विरुद्ध उसने अलाउद्दीन पर आक्रमण कर दिया। हालांकि 1,000 घुड़सवारों को नसरत जलेसरी के संरक्षण में किले की देखभाल के लिए छोड़कर अलाउद्दीन ने शंकर देव का मुकाबला किया और अलाउद्दीन की सेना ने शंकर देव को पराजित कर दिया। ओके, तो शंकर देव उसे दिल्ली से आने वाली सेना को समझकर भयभीत हो गया। क्यों? क्योंकि उसने नसरत जलेरी सेना के साथ पहुंचा हुआ था, तो फिर वो डर गया क्योंकि उसने देखा कि दिल्ली से बहुत सारे सेना आ रहे, जो कि एक झूठ था, और उसे डर गया और भयभीत होकर उसने फिर संधि करने के लिए बाध्य हो गया। पहली संधि की अपेक्षा अलाउद्दीन ने दूसरी संधि के लिए कठोर शर्तें रख दी और एलिचपुर प्रांत को हस्तगत कर लिया और फिर उसकी वार्षिक आय के अनुसार रामचंद्र देव ने अलाउद्दीन के पास भेजना स्वीकार कर दिया। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि रामचंद्र देव ने अपनी पुत्री का विवाह अलाउद्दीन से कर दिया। युद्ध क्षति के रूप में बहुत ज़्यादा संपत्ति उसको प्राप्त हुआ। और फिर आगे डॉक्टर एस राय लिखते हैं कि वास्तव में दिल्ली को देवगिरी से जीता गया क्योंकि दक्षिण के स्वर्ण ने अलाउद्दीन के सिंहासन पर बैठने का मार्ग प्रशस्त कर दिया। अब फिर उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर देता है। हत्या क्यों करता है उसके पीछे भी रीजन है। रीजन क्या है कि जब अलाउद्दीन देवगिरी को लूट कर कड़ा मानिकपुर की ओर से वापस लौट रहा था, उस समय जलालुद्दीन ग्वालियर में था। तो ग्वालियर में ही उसने अपने भतीजे अलाउद्दीन के दक्कन की गुप्त अभियान और धन प्राप्ति का समाचार मिल जाता है। फिर उसके बाद अहमद चप ने सुल्तान को अलाउद्दीन की महत्वाकांक्षा के विरुद्ध सचेत किया कि उसे चंदेरी में रोकने की सलाह दी, लेकिन सुल्तान ने अहमद चप के इस सलाह को ठुकरा दिया और दिल्ली चला जाता है। फिर अलाउद्दीन बिना किसी बाधा के कड़ा मानिकपुर पहुंच जाता है। कुछ दिनों बाद अलाउद्दीन ने अपने भाई अलमास बेग यानी कि उलू खां को उस समय जो सुल्तान के दरबार में था एक पत्र लिखता है और कहता है कि दक्षिण अभियान के लिए सुल्तान से क्षमा मांगी है और पूरा धन जलालुद्दीन के देने के लिए वचन देता है। लेकिन उसने यह शर्त रखी कि सुल्तान कड़ा मानिकपुर आए और उसने यह भी चेताया कि यदि ऐसा नहीं हुआ तो वह आत्महत्या कर लेगा और बंगाल भाग जाएगा। जलालुद्दीन बहुत भावुक हो गया क्योंकि 70 वर्ष का आदमी था, बूढ़ा आदमी था, बेचारा भावुक हो गया। जब भावुक हो गया जाता है कहता ठीक है हम भाई जाते हैं, चला। उसके बाद जब भावुक हो गया तो कड़ा मानिकपुर जाने का निर्णय ले लिया। तो स्वयं जो है जलालुद्दीन नदी मार्ग से, कैसी नदी मार्ग से, वो फिर नदी मार्ग से कड़ा मानिकपुर पहुंचता है। उसकी सेना अहमद चप के नेतृत्व में स्थल मार्ग से आती है। तो अलाउद्दीन ने कड़ा छोड़कर गंगा नदी को पार कर मानिकपुर पहुंचता है, जिसमें स्थल मार्ग से आने वाली सुल्तान की सेना को नदी पार करने में कठिनाई हुई। अलमास बेग ने जलालुद्दीन से निवेदन किया कि देखे वह अकेले ही अलाउद्दीन से मिलने आए क्योंकि वह सेना देखकर भयभीत हो जाएगा। उसकी बातों में आकर जलालुद्दीन ने अपने कुछ सरदारों के साथ अलाउद्दीन से मिलने के लिए चल पड़ता है। जैसे ही वह तट पर यानी कि किनारे या नदी के किनारे पर पहुंचता है, वैसे अलमास बेग की प्रार्थना पर उसने स्वयं तथा अपने सरदारों के शस्त्र उतार देता है। फिर अलाउद्दीन नदी के तट पर जलालुद्दीन से मिलने आया और सुल्तान के पैरों में अलाउद्दीन गिर जाता है। जलालुद्दीन ने उसे प्रेम पूर्वक उठाकर अपने हृदय से, अपने दिल से लगाता है, फिर उसे हाथ पकड़कर नाव की तरफ बढ़ने लगता है। उसी समय अलाउद्दीन के इशारे पर मोहम्मद सलीम, क्या नाम है, मोहम्मद सलीम, ध्यान रखना है, अलाउद्दीन के इशारे पर मोहम्मद सलीम नामक व्यक्ति सुल्तान पर आक्रमण कर देता है और सुल्तान घायल हो जाता है। फिर नाव की तरफ यह कहता हुआ भागा है कि धोखेबाज अलाउद्दीन, यह तूने क्या किया। उसके बाद फिर अलाउद्दीन के दूसरे सहयोगी इख्तियारुद्दीन, क्या नाम है, इख्तियारुद्दीन खुद ने सुल्तान के सिर धड़ से अलग कर देता है। इस तरह 1296 ईस्वी में सुल्तान जलालुद्दीन के वध के बाद अलाउद्दीन वहां से सुल्तान घोषित किया गया। सुल्तान कटे हुए सिर को कड़ा मानिकपुर अवध की सीमाओं में घुमाया जाता है और इस घटना में एकमात्र मलिक फखरुद्दीन को छोड़कर सुल्तान के सभी साथी का कत्ल कर दिया जाता है। तो इस तरह जलालुद्दीन पहला शासक था जिसने उदारता को शासन की आधारशिला रखी। जलालुद्दीन प्रथम सुल्तान था जिसने अपने विरोधियों को संतुष्ट रखने का प्रयास भी किया। अब बात आते हैं अलाउद्दीन खिलजी जब शासक बन जाता है, यानी कि दिल्ली सुल्तान का या फिर खिलजी वंश का शासक। जलालुद्दीन खिलजी के बाद अलाउद्दीन खिलजी शासक बनता है। 1296 ईस्वी में इसका शासन चलता है 1316 ईस्वी तक। इसका इतिहास में बहुत ही इंपॉर्टेंस होता है क्योंकि इसने बहुत सारे काम किए थे।
अलाउद्दीन खिलजी के पिता का नाम सिहाबुद्दीन खिलजी था। इनके जो पिताजी थे, यानी कि इनके पिता का नाम क्या था? सिहाबुद्दीन खिलजी। सिहाबुद्दीन खिलजी। और ये जलालुद्दीन खिलजी के भतीजे था। ये क्या था? जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा था। ठीक, तो इस हिसाब से चाचा भतीजा का रिश्ता था। जलालुद्दीन खिलजी ने अपनी पुत्री का विवाह भी अलाउद्दीन खिलजी से किया था। और अलाउद्दीन खिलजी जो कि भिलसा, चंदेरी और देवगिरी पर सफल अभियान से अलाउद्दीन खिलजी को बहुत सारा धन प्राप्त हुआ था। ठीक, और फिर दक्षिण भारत पर आक्रमण करने वाला पहला सुल्तान भी था और उसने दक्षिण पे विजय भी प्राप्त किया था। अलाउद्दीन खिलजी को कड़ा मानकपुर में सुल्तान को घोषित कर दिया। राज्याभिषेक दिल्ली के बलबन में लाल महल में होता है। लाल महल में 1296 ईस्वी में दिल्ली के लाल महल में, वो भी बलबन के। तो यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर राज्याभिषेक होता है। और सुल्तान घोषित कहाँ हुआ था? कड़ा मानिकपुर में, जब इसने जलालुद्दीन खिलजी को वहाँ पर हत्या करवा दी थी। इसका नाम है अली गुरसास। इसकी उपाधि जो है अबुल मुजफ्फर सुल्तान अल दुनिया है, मोहम्मद शाह खिलजी है, यामनी उल खिलाफत नासरी, अमीर मुमनिन है, द्वितीय सिकंदर या फिर सिकंदर सानी इसकी उपाधि है। अलाउद्दीन खिलजी के समय कुछ विद्रोह भी हुआ था और हम इसको बिल्कुल शॉर्टकट में समझेंगे, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं समझेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा समय नहीं है। तो इसको हम बिल्कुल एकदम शॉर्टकट में समझते हुए चले हैं। तो अलाउद्दीन समय जो विद्रोह हुआ था, गुजरात विजय के बाद लूट के माल को लेकर जब मुसलमान जब मतलब लूट के माल लेकर आ रहा था, तो उसी समय क्या हुआ कि जो 9 मुसलमान थे, अब 9 मुसलमान के संदर्भ में समझ रहे हो ना, जो मंगोल को लोग को बसाया गया था, यानी जो मंगोली थे, जो मंगोल लोग थे, जब नए जो मुसलमान धर्म को स्वीकार कर लिया था, तो जो जलालुद्दीन खिलजी के समय में, तो ये भी गए थे गुजरात विजय। तो गुजरात जब विजय हुआ तो लूट के माल लेकर आ रहे थे, तो फिर पैसा यानी कि जो लूट के माल था वो बराबर न बंटने की वजह से 9 मुसलमानों ने विद्रोह कर दिया और ये रणथंभौर के शासक हम्मीरदेव से जाकर मिल गए थे। फिर अकत खां का विद्रोह हुआ था। फिर क्या हुआ? अकत खां का विद्रोह हुआ। ठीक, इसको हम बिल्कुल साइड में देखते हैं क्योंकि उतना भी समय नहीं है। अकत खां का विद्रोह हुआ तो फिर मलिक उमर का विद्रोह हुआ, जो बदायूं का गवर्नर था। मंगू खां का विद्रोह हुआ था। मंगू खां का विद्रोह हुआ था जो कि उस समय अवध का गवर्नर था। फिर दिल्ली में हाजी मौला का भी विद्रोह हुआ था। और फिर इसने विद्रोह को दमन करने के लिए 4 अध्यादेश जारी किए थे। कितना? 4 अध्यादेश को जारी किया था। वो चारों अध्यादेश क्या क्या थे? वो चारों अध्यादेश थे अमीर वर्ग की भूमि या संपत्ति जब्त। जो भी अमीर वर्ग के लोग थे, अमीर वर्ग के जो लोग थे, अमीर वर्ग की संपत्ति जब्त। अमीर वर्ग की जो लोग थे उनकी भूमि, उनकी संपत्ति को जब्त कर लिया। और दूसरा अध्यादेश था गुप्तचर प्रणाली का गठन। और तीसरा जो था, उस दिल्ली में शराब बंद कर दिया गया। दिल्ली में शराबबंदी। और चौथा जो अध्यादेश था, अमीरों के परस्पर मेल मिलाप त्यौहार पर रोक लगा दिया। यानी कि जो मेल मिलाप थे और त्यौहार जो थे उस पर रोक लगा दिया गया। अमीरों के मेल मिलाप और त्यौहार पर रोक लगा दिया। फिर उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी और सल्तनत जो विस्तार पे हम चर्चा कर लेते हैं। उत्तर भारत पर उसने अभियान जो भी किया था, उत्तर भारत में जो अभियान किया था, सबसे पहले अभियान जो किया था वो गुजरात अभियान किया था। कौन सा अभियान? गुजरात अभियान किया था। तो यहाँ पर गुजरात अभियान किया। तो गुजरात अभियान अलाउद्दीन का, यानी कि एल के मतलब अलाउद्दीन खिलजी का प्रथम सैन्य अभियान था। कब हुआ था भाई? ये 1298 ईस्वी में। ये भी गुजरात के विरुद्ध। इस अभियान का नेतृत्व उलूग खां और नुसरत खां ने किया था। किसने? उलूग खां और नुसरत खां ने किया था। और गुजरात का बघेल राजपूत रायकरण कर्णदेव थर्ड पराजित हुआ। और जो गुजरात का शासक था उस समय तत्कालीन, ये था कर्णदेव।
कर्णदेव थर्ड ये पराजित हो जाता है। ये क्या होता है? पराजित हो जाता है। और गुजरात मार्ग में जैसलमेर फिर विजित हो जाता है, यानी कि गुजरात मार्ग से अभियान करने के बाद जैसलमेर को भी इससे जीत लेता है, जैसलमेर को भी जीत लेता है। और गुजरात अभियान से ही मलिक काफूर को ये खरीद लेता है, मलिक काफूर को खरीद लेता है। कितने में? 1000 दिनार में, 1000 दिनार में। इसलिए मलिक काफूर को 1000 दिनारी भी कहा जाता है, 1000 दिनारी भी कहा जाता है मलिक काफूर को। ठीक। और उसके बाद फिर आता है रणथंभौर अभियान। रणथंभौर अभियान, रणथंभौर अभियान 1301 ईस्वी में होता है। और इसमें भी उलूग खां और नुसरत खां के नेतृत्व में, ठीक है, इसमें भी उलूग खां और नुसरत खां के नेतृत्व में आक्रमण कर देता है। पहले रणथंभौर के राणा हमीरदेव ने आक्रमण विफल किया और नुसरत खां मारा गया। इसमें जो है ये मारा गया, कौन? राणा या फिर हमीरदेव, ठीक, राणा हमीरदेव बहुत ही बहादुरी से परिचय किया और नुसरत खां को मार डालता है। उसके बाद स्वयं फिर अलाउद्दीन खिलजी कमान संभालता है। अलाउद्दीन खिलजी जब स्वयं कमान संभालता है तो फिर इसको धोखा मिलता है। धोखा देने वाला कौन होता है? धोखा, अरे अलाउद्दीन खिलजी को नहीं, राणा हमीरदेव को धोखा मिलता है। राणा हमीरदेव जो प्रधानमंत्री हैं रणमल है, रणमल क्या करता है? ये अलाउद्दीन खिलजी से मिल जाता है, ये अलाउद्दीन खिलजी से मिल जाता है। और फिर इसी के धोखे की वजह से राणा हमीरदेव हार जाता है। राणा जब हमीरदेव हार जाता है तो इस जो अभियान में था, इस रणथंभौर अभियान में जो 9 मुसलमान लोग थे, 9 मुसलमान लोग थे, वो किसका साथ दिए थे? वो साथ दिए थे राणा हमीरदेव का साथ दिए थे। यहाँ तक बात क्लियर हो गई? राणा हमीरदेव के साथ में दिए थे। और फिर हमीरदेव की मृत्यु के बाद रणथंभौर की राजपूत जो महिलाएं थी वो जौहर कर लेती हैं और राजस्थान में जौहर का यह प्रथम साक्ष्य होता है। यानी कि जो राजस्थान की महिलाएं थीं, इनके हारने के बाद, इनको पराजित होने के बाद जब ये हार जाते हैं, राजस्थान की जो राजपूत महिलाएं होती थीं, राजपूत महिलाएं थीं, वो क्या कर ली? जौहर कर लेती हैं। और जौहर का ये प्रथम साक्ष्य है, प्रथम साक्ष्य भी यहाँ से मिल जाता है। जौहर का प्रथम साक्ष्य भी हमको यहाँ से मिल जाता है। और उसके बाद फिर 1303 ईस्वी में, 1303 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ पर अभियान करता है। ठीक है, चित्तौड़गढ़ का अभियान करता है। और फिर उस पर क्या करता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने इसको जीत लेता है, जो कि इससे पूर्व यह किसी सुल्तान ने नहीं जीता था। ठीक। और चित्तौड़गढ़ का जो किला था बहुत ही सामरिक महत्व का किला था और जो अलाउद्दीन के दक्षिण भारत के अभियानों में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो चित्तौड़ के उस समय जो राजा थे, राजा रतन सिंह थे, रतन सिंह राजा थे और इनकी रानी पद्मिनी थी, रानी पद्मिनी थी। ठीक। तो लोगों कहना इनके यानी मलिक मोहम्मद जायसी के अनुसार ये था कि जो अलाउद्दीन खिलजी था वो राणा रतन सिंह की पत्नी पद्मिनी को प्राप्त करना चाहता था। हालांकि जब इस युद्ध में रतन सिंह को वीरगति प्राप्त हुई तो रानी पद्मिनी ने क्या कर लिया? जौहर कर लेती हैं, जौहर कर लेती हैं। और फिर उसके बाद इसी युद्ध में चित्तौड़गढ़ के 2 वीर सैनिक भी थे, गोरा और बादल। कौन? गोरा और बादल को भी वीर गति प्राप्त हो जाती है। ठीक। तो चित्तौड़गढ़ पर जब अधिकार कर लेता है तो चित्तौड़गढ़ को अपने पुत्र खिज्र खां को सौंप देता है और चित्तौड़गढ़ का नाम बदलकर खिजराबाद कर देता है, खिजराबाद कर देता है। और इस अभियान में अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के साथ था, लेकिन अमीर खुसरो ने इस प्रकार यानी कि रानी पद्मावती को प्राप्त करने की घटना का कोई उल्लेख नहीं करता था। अब सवाल ये है कि जौहर क्या होता है? जौहर 2 बार 3 बार शब्द आ गया है। तो जौहर का मतलब होता है कि सबका कल्याण करने वाली प्रकृति की जय, यानी कि जौहर के दौरान एक अग्निकुंड बनाया जाता है। पुरुषों द्वारा युद्ध में जाते समय केसरिया धारण किए जाते थे और यह केसरिया
करना कहा जाता था। यदि युद्ध में राजा मर जाता था या शहीद हो जाता था या वीरगति प्राप्त हो जाता था तो रानी एवं अन्य स्त्रियां अपने स्वाभिमान एवं इज्जत की रक्षा के लिए उस अग्निकुंड में कूदकर जान दे देती थी और अपने गौरव और सतीत्व की रक्षा करती थी। आगे मालवा का अभियान करता है, ये मालवा पे अभियान करता है। तो मालवा अभियान करता है 1305 में, 1305 में ये मालवा अभियान करता है और इस अभियान का नेतृत्व करता है आइनुल मुल्क मुल्तानी। कौन करता है? आइनुल मुल्क मुल्तानी। ये दिल्ली सल्तनत की तरफ से नेतृत्व करता है। मालवा का शासक उस समय महलदेव था और यहाँ का जो तत्कालीन शासक था वो महलदेव था। हालांकि जब युद्ध हुआ था तो ये भाग खड़ा होता है, जब भाग खड़ा होता है तो फिर उस समय दिल्ली सल्तनत का ये भी हिस्सा बन जाता है। उसके बाद फिर सिवाना अभियान करता है 1308 ईस्वी में। यहाँ का शासक सातल देव था और अलाउद्दीन खिलजी जो नेतृत्व करता थे वो कमालुद्दीन कुर्ग था। यानी कि जो एएलके के जो नेतृत्व करते थे, अलाउद्दीन खिलजी नेतृत्व करता थे, उनका नाम था कमालुद्दीन कुर्ग। इन्होंने नेतृत्व किया था और इस युद्ध के इन दोनों के बीच में जब युद्ध हुआ इसमें सातल देव मारा गया, यानी वीरगति को प्राप्त हुआ और राजपूत स्त्रियां इसमें भी जौहर कर लेती हैं। अलाउद्दीन ने इस दुर्ग का नाम खैराबाद रखता है। बाद में इस जो दुर्ग था इसका नाम खैराबाद रखता है, विजित होने के बाद खैराबाद इसका नाम रख देता था। ठीक, और फिर कमालुद्दीन कुर्ग को इस किले का संरक्षक बना देता था। फिर आगे चलकर एक अभियान करता है जालौर का अभियान। जालौर का अभियान करता है 1311 ईस्वी में और इसमें जालौर का शासक कान्हा देव सोनगरा था। कौन था? कान्हा देव सोनगरा था। और यहाँ यानी कि अलाउद्दीन खिलजी के जो नेतृत्व करता थे उसका नाम था कमालुद्दीन कुर्ग। यही ये भी थे, कमालुद्दीन कुर्ग थे ही। ठीक, तो उसमें भी कमालुद्दीन कुर्ग थे, इसमें भी जालौर के जो शासक थे कान्हा देव सोनगरा की भी मृत्यु हो जाती है, यानी कि वीरगति प्राप्त कर लेते हैं। अब हम थोड़ा बहुत ये भी देख लेते हैं कि दक्षिण भारत पर जब अभियान किया था उस समय इसके क्या राजा थे। ठीक है, राजा और राजधानी भी देख लेते हैं, तो क्रम वाइज भी देख लेते हैं। जैसे फिर इसने देवगिरी किया, फिर उसके बाद तेलंगाना की राजधानी वारंगल थी। ठीक है, तेलंगाना। फिर इसने किया होयसल, फिर मदुरा। देवगिरी की राजधानी देवगिरी ही थी, तेलंगाना की राजधानी वारंगल थी, होयसल की राजधानी द्वार समुद्र थी और मदुरा की राजधानी मदुरै थी। देवगिरी के जो शासक था वो रामचंद्र देव था, यानी कि जो तेलंगाना वारंगल का शासक था प्रताप रुद्रदेव था और होयसल यानी कि द्वार समुद्र का जो शासक था बल्लाल तृतीय था, बल्लाल थर्ड। और जो मदुरा का शासक था वो कुलशेखर था। ठीक, देवगिरी अभियान के दौरान अलाउद्दीन के आक्रमण के समय देवगिरी में सेना नहीं थी। रामचंद्र का पुत्र सिंघड़ देव अपनी सेना दक्षिण अभियान के लिए ले गया था। रामचंद्र देवगिरी के किले के अंदर चला गया। अलाउद्दीन ने जनता को जी भर के लूटा और रामचंद्र के पुत्र सिंघड़ देव ने अलाउद्दीन को नियमित रूप से जाने वाले कर को देने से मना कर दिया। रामचंद्र ने यह खबर फैला दी कि अलाउद्दीन को दे दी। रामचंद्र ने अपने बेटे के पास संधि प्रस्ताव भेजा, परंतु सिंघड़ देव ने युद्ध करने का निश्चय किया, लेकिन सिंघड़ देव युद्ध की सेना छोड़कर भाग गई। यह देखकर सिंघड़ देव ने पुनः संधि की मांग पेश की और अलाउद्दीन ने कठोर शर्तों के साथ संधि स्वीकार कर ली। फिर रामचंद्र और सिंघड़ देव ने प्रतिवर्ष कर देने का वचन किया और देवगिरी अभियान से अलाउद्दीन को अपार धन मिलता है। देवगिरी फिर द्वितीय अभियान होता है। द्वितीय अभियान कैसे? द्वितीय अभियान होता है फिर 2-3 वर्षों बाद, जब अलाउद्दीन खिलजी को कर देना बंद कर दिया गया था, उसके बाद ये पुनः आक्रमण कर देता है और इस आक्रमण के बाद खिलजी ने रामचंद्र को राम रायन की उपाधि देता है। रामचंद्र को फिर क्या देता है?
रायन की उपाधि देता है, राय रायन की उपाधि देता है। ठीक, उसके बाद फिर गुजरात और नौसारी की जागीर और 1 लाख सोने की टंकी की भेंट भी देता है। इसका उद्देश्य अलाउद्दीन दक्षिण भारत में विजय के लिए एक भरोसेमंद साथी चाहता था, यानी कि अब रामचंद्र राय के रूप में इसको साथी मिल जाता है। फिर तेलंगाना अभियान करता है। तेलंगाना अभियान में इस अभियान का जो नेतृत्व करता था वो मलिक काफूर किया। कौन? मलिक काफूर। मलिक काफूर इसका नेतृत्व करता है और देवगिरी के शासक रामचंद्र देव मलिक काफूर का पूरा पूरा सहयोग देते हैं और वारंगल के शासक ने बिना युद्ध किए हुए अधीनता स्वीकार कर लेता है और प्रतीक के रूप में सोने की एक मूर्ति भेजता है जिसके गले में सोने की जंजीर भी होती थी। और वारंगल के शासक प्रताप रुद्रदेव ने हाथी, घोड़े, रत्न, सोना, चांदी आदि जो कोहिनूर हीरा था यहीं से मलिक काफूर को दे देता है। होयसल अभियान होता है, यानी कि द्वार समुद्र की जो विजय होता था। होयसल पर राज किसका था? बल्लाल तृतीय का था और इस अभियान का नेतृत्व भी मलिक काफूर ने किया था और इसमें भी देवगिरी के शासक रामचंद्र ने काफूर की सहायता की थी। आक्रमण के समय बल्लाल पांड राज्य के गृहयुद्ध में फंसे हुए थे और वीर पांड की सहायता करने के लिए दक्षिण की ओर गया हुआ था। हालांकि बल्लाल ने हर वर्ष यानी कि हर साल कर अदा करने की संधि की तथा बहुत अधिक मात्रा में सोना, चांदी, हीरा, मोती आदि भी दिया था, लेकिन बल्लाल ने अपने अगले अभियान में सहायता करने के लिए विवश कर लिया। उसके बाद पांड अभियान होता है। पांड यानी कि मथुरा, पांड यानी कि मथुरा अभियान होता है। तो द्वार समुद्र के बाद मलिक काफूर पांड्य की ओर पहुंचता है और इस अभियान में बल्लाल तृतीय ने मलिक काफूर की मदद की थी। पंडा शासक दो पुत्र सुंदरपांड और वीरपांड यानी कि दोनों के बीच में युद्ध चल रहा था। किसको लेकर? सिंहासन को लेकर। किसके? सुंदरपांड और वीरपांड को। तो मलिक काफूर ने सुंदरपांड को, जिसमें जो मलिक काफूर था वो सुंदरपांड को, किसको? सुंदर पांड की सहायता की। ठीक है, बोला कि हम तुमको राजा बना देंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। मलिक काफूर ने तो वीर पांड्य को हरा सका, ना कोई शर्त लाद सका और गृह युद्ध में वीर पांड्य जीत गया और सुंदर पांड्य को बाहर निकाल दिया। इस अभियान में मलिक काफूर ने नगरों, भवन और मंदिर को लूटा, लेकिन वीर पांड्य सेन को जीता ना जा सका। बल्लाल तृतीय को दिल्ली बुलाया गया और उनकी सहायता से प्रसन्न होकर अलाउद्दीन खिलजी ने उपहार स्वरूप एक खिलत, एक मुकुट, छत्र और 10 लाख टंका मुद्रा प्रदान की। यह विजय राजनीतिक दृष्टि से महत्वहीन था, लेकिन आर्थिक दृष्टि से बहुत महान विजय था। उसके बाद देवगिरी में तृतीय युद्ध होता है। रामचंद्र देव के पुत्र सिंघड़देव सिंहासन पर बैठते ही सल्तनत की अधीनता के सब लक्षणों को समाप्त कर देता है और स्वतंत्र शासक की भांति कार्य करने लगता है। फिर मलिक काफूर के आक्रमण के लिए भेजा जाता है और सिंघड़देव पराजित होता है और सिंघड़देव इस युद्ध में मारा जाता है। रामचंद्र के दामाद हरपाल देव को गद्दी पर बैठाया जाता है। फिर इस पे हरपाल देव, जो कि रामचंद्र देव का दामाद होता है, इसको बैठाया जाता है। अब कुछ अलाउद्दीन खिलजी के हम कार्य देख लेते हैं कि अलाउद्दीन जो खिलजी के कार्य हैं, जैसे दीवाने वजारत, इसको नोट कर लेना है। दीवाने वजारत ये एक प्रकार का वित्त विभाग था। इसमें इसका जो प्रमुख होता था वजीर होता था। वजीर राजस्व के एकत्रीकरण और प्रांतीय सरकारों के दीवानी पक्ष के प्रशासन में सुल्तान के प्रति उत्तरदायी होता था। दीवाने आरिज, ये क्या होता था? ये एक प्रकार का सैन्य मंत्री। ठीक, सेना की भर्ती, बांटना, वेतन देना, सेना को हुलिया, सैनिकों की नामवाली रखवाता था। उसके बाद दीवाने इंसा, जो है ये इसका कार्य शाही आदेश और पत्रों का प्रारूप तैयार करना। शाही आदेश और पत्रों का प्रारूप तैयार करना, ये इसका काम था। उसके बाद दीवाने रसातल, दीवाने रसातल पड़ोसी राज्यों में भेजे जाने वाले पत्रों का प्रारूप तैयार करना और विदेशी राजदूतों से संपर्क रखना, यानी कि विदेशी या राजदूतों से संपर्क करना। ठीक, फिर दीवाने रियासत, इसका काम था कि अलाउद्दीन ने नया स्थापित किया था। इसका कार्य राजधानी के आर्थिक मामलों की देखभाल करना था। राजधानी के
आर्थिक मामलों की देखभाल करना था और व्यापारी मार्ग पर नियंत्रण रखना था। कुछ अन्य अधिकारी भी इसने जो है, कुछ अन्य अधिकारी को भी इसने रखा हुआ था, जैसे मुहत्सिब, क्या नाम था, मुहत्सिब क्या था, ये बाजारों पर नियंत्रण एवं नापतोल का निरीक्षण था। ठीक है, बाजारों पर नियंत्रण और नापतोल का निरीक्षण। और साथ ही बरीदे मुमालिक गुप्तचर विभाग का प्रमुख होता था। मनहयान, एक नाम था मनहयान एक गुप्तचर होता था। बरीदे मंडी बाजार निरीक्षक होता था। और फिर उसके बाद सहनाए मंडी बाजार अधीक्षक होता था। इसके कुछ अन्य तथ्य भी हैं, उसको जान लेते हैं। अलाउद्दीन एक नया धर्म शुरू करना चाहता था। कैसे? नया धर्म शुरू करना चाहता था तथा सिकंदर के समान विश्व विजेता बनना चाहता था। लेकिन काजी अताउल मुल्क, ठीक है, अताउल मुल्क के परामर्श से ये दोनों योजनाएं त्याग देता है। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सिक्के पर, अपने जो सिक्का था इसका, सिक्के पर स्वयं को दूसरा सिकंदर घोषित किया था और सिकंदर सानी का खिताब भी लिया था। अलाउद्दीन खिलजी ने स्वयं को यास्मीन उल खिलाफत नासरी अमरी उल मुनजीन घोषित किया था। खिलजी ने घोड़े दागने की प्रथा को शुरू किया था। बाद में जो अकबर ने यही काम किया था। सैनिकों का हुलिया रखने की प्रथा, सेना को नगद वेतन देने की प्रथा की शुरुआत की। जो सेना थी उनको, सेना को नगद वेतन देने की प्रथा की भी शुरुआत की थी। और सैनिकों को हुलिया रखने की भी प्रथा की इसने शुरुआत की थी। इसने दुबस्प मतलब है दो अस्पा मतलब दो घोड़ा। दुबस्प मतलब दो अस्पा, यानी कि जो सैनिक दो घोड़े रखते थे उसे दुबस्प कहा जाता था। और अलाउद्दीन खिलजी ने शराब तथा भांग पर रोक लगा दिया था। जाहिर सी बात है, क्योंकि जो 4 अध्यादेश लगाए थे, शराब और भांग पर रोक लगा दिया था। अलाउद्दीन खिलजी ने भूमि विश्वा में मापने की प्रथा शुरू की थी। अलाउद्दीन खिलजी भूमि को, यानी कि जमीन को विश्वा में, किसमें? विश्वा में, जो आज मौजूदा समय में विश्वा है, उसी को मापने की इसने शुरुआत की थी। अलाउद्दीन खिलजी ने 2 कर लगाए थे, एक गृह कर यानी कि घरी कर, और दूसरा चराई कर यानी चरी कर लगाए थे। कौन कौन से? घरी कर और चरी कर, यानी कि चराई कर और गृह कर लगाए थे। और सभी आवश्यक वस्तुओं की कीमत निर्धारण के लिए राशनिंग की व्यवस्था की थी। 4 अलग अलग बाजार स्थापित किए थे। वो 4 अलग अलग कौन से बाजार थे? गल्ला बाजार था। कौन सा बाजार था? गल्ला बाजार था। गल्ला बाजार था। तो गल्ला बाजार खाद्यान्न चीज़ों का बाजार था। सराय अदल था। सराय अदल निर्मित वस्तुओं और बाहर से आने जाने वाले माल बाजार था। घोड़ेदास मवेशियों का बाजार था। घोड़े का भी था, दास का भी था, और मवेशियों का बाजार भी था। सामान बाजार जो गृह उपयोग, जैसे छोटी मोटी वस्तुओं का बाजार था। दरबारी इसके कवि थे अमीर खुसरो, अमीर हसन देहलवी और दीवाने मुस्तक राज। अलाउद्दीन ने भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए एक नए विभाग की स्थापना की थी और उसका नाम क्या था? दीवाने मुस्तक राज। दीवाने मुस्तक राज की जो स्थापना किया था वो भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए इसने किया था। अब अलाउद्दीन खिलजी जब मृत्यु हुई थी तो उसका जो शव यानी कि उसको दफनाया गया था दिल्ली में जामा मस्जिद के बाहर
मकबरा में दफना दिया गया था। ठीक, तो ये अलाउद्दीन का है। बाकी जो 2 बच गए हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो में समझाते हैं।